महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। कोई नया उम्मीदवार हो और वो एक ऐसे कद्दावर नेता के सामने लड़ रहा हो जिसने कभी चुनाव ही न हारा हो, तो निश्चित रूप से उसकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हमारे साथ युगेंद्र पवार हैं। बारामती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ते हुए भी जो उनके सामने उनका जो अपोनेंट है वो है अजीत पवार, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा। बारामती उनका गढ़ रहा है, उन्हीं के भतीजे हैं युगेंद्र पवार। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में पहली बार उतरते हुए भी उन्होंने एक बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है। क्या वो वजह रही है इसकी वजह से उन्हें लगा कि बारामती विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, वो भी खुद अपने चाचा के खिलाफ ही। हमारे साथ युगेंद्र पवार। युगेंद्र जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या वो वजह आपने देखी कि आपको लगा कि नहीं, अजीत पवार के खिलाफ ही मैं खड़े रहूंगा? चाचा है तो क्या हुआ, लेकिन चुनाव लड़ना जरूरी है। नहीं, ऐसे चाचा के खिलाफ या किसी के खिलाफ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा ऐसे मैंने सोचा भी नहीं था, और किसी को विरोध करने के लिए नहीं, पर जो मेरे दादाजी है उनको साथ देने के लिए हम इधर काम लोकसभा से करना शुरू किए। उससे पहले हम काफी सालों से सोशल वर्क भी करते थे, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम बड़े संख्या में हम लोकसभा में आगे आए। और 1 साल 1.5 साल पहले जो हुआ हमारे पार्टी में, वो हमको अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। परिवार को या इधर जो रहते हैं स्वाभिमानी बारामती के लोग, उनको भी वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए सबको लगा कि पवार साहब के साथ खड़ा रहना चाहिए, और हम सब ने मिलके वैसा हमारा निर्णय लिया। ये निर्णय ले पाने के लिए आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि एक कोई भी फैसला, खासकर जब अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप उतर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारे उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना होता है, भविष्य को भी समझने की जरूरत होती है कि आगे क्या हो सकता है। कितना वक्त आपको लगा? आपने किन किन लोगों से सलाह की कि हाँ, मैं अब चुनावी मैदान में उतर रहा हूँ? और नहीं, मैं वक्त ऐसा मैंने लिया नहीं, वो एक्सीडेंटली वो होते गया। लोकसभा में मतलब उससे पहले ही मैं बड़े साहब के साथ हमेशा रहता था, उनके साथ में काम करता था, पढ़ाई टूर पे मैं जाता था। विद्या प्रतिष्ठान हमारी इधर एजुकेशन संस्था है, उस पे मैं काम देखता था। कुश्तीगीर संघ एसोसिएशन का काम देखता था। अपना मेरा इधर एक छोटा व्यवसाय है, वो मैं देखता था। शरयू फाउंडेशन करके हमारी एक संस्था है, हम पानी के प्रश्न पे काम करते आए हैं, उस पे भी मैं काम करता था। तो सोशल वर्क अनेक सालों से हम इधर करते आए हैं, पर और सबका प्रचार भी हमने जब मैं छोटा था तब से हम करते आए हैं। पर अभी अनफॉर्चुनेटली फैमिली में ये सब हो गया, आइडियोलॉजिकल स्प्लिट हो गया, पार्टी स्प्लिट हो गई, और हम सबको लगा कि हम पवार साहब के साथ रहना चाहिए अभी। और जो हमारे विचार है गांधी नेहरू जी के, जो कांग्रेस सेक्युलर शिव शाहू फुले अंबेडकर साहब के जो विचार है, इन विचारों के साथ हम सब ने रहना पसंद किया। ये जब आप फैसला ले रहे थे, खासकर पार्टी 2 गुटों में बट गई थी, 2 फैक्शंस हो गए थे। अजीत दादा लगभग पार्टी के सारे बड़े मिनिस्टर्स हो, एमएलएज हो, वहां चले गए थे। ये सब जब कुछ हो रहा था, तो आप लोगों ने कभी अपने चाचा से यानी अजीत पवार से बात करने की कोशिश की कि ये इस उम्र में शरद पवार जी को तकलीफ देना सही नहीं है, इस तरह के फैसले ही लेने की जरूरत नहीं है? अभी मैं परिवार में वैसे बहुत एक छोटा सदस्य हूँ, और अगर बात हुई होगी तो फिर जो हमसे जो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, उन्होंने ही वो बात की होगी, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं। एक सवाल ये भी कि जब परिवार टूट रहा होता है, खासकर पॉलिटिकल पार्टी जब आपकी टूटी, तो आप जब अपने रिश्तेदारों में जाते होंगे या अपने जो फैमिली फ्रेंड सर्कल में जाते होंगे, तो कभी इस तरीके से कि आपके चाचा ने जो
फैसला लिया ये सही नहीं था, कहीं ना कहीं उसका एक सेटबैक भी बैठता है लोगों में जब चर्चा सुनते हैं कि यार इस अच्छा नहीं किया, तो दुख होता है। सुनने को मिलता है, दुख भी होता है, पर सबको उनका निर्णय लेने का एक अधिकार होता है, लोकशाही है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। सबको वो स्वतंत्र है और वो अपना अपना निर्णय लेते हैं। अगर अजित पवार ये फैसला अगर उनको रोकना होता तो आप लोग क्या कुछ पहल करते, तो लगता है कि रुक सकता था, ये रोका जा सकता था? कौन सा? बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ जाने का, पार्टी को तोड़ के ले जाने का फैसला? नहीं, देखो, हम राजनीति में कभी नहीं थे और वो उनके तरीके से वो काम करते आ रहे हैं और उनको या किसी को कुछ सलाह देना या कुछ बोलना, ये तरीका हमको तो योग्य नहीं लगा, अभी भी नहीं लगता है। सब उनके मन से चलते हैं, हम बोल सकते हैं, पर अंतिम निर्णय ये लोगों का ही होता है। जब अजित दादा ने तय किया कि सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार खड़ी रहेंगी, उनकी अपनी पत्नी खड़ी रहेंगी, तो वो एक फैसला भी उतना ही आप लोगों के लिए तकलीफदेह था? जी, तो उस वक्त मेरे पिताजी ने बहुत बार उनसे बात की और उनसे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस बार वो हो गया और अभी कुछ भी करे हम वापस पीछे जाके वो निर्णय बदल नहीं सकते। तो अभी जो हुआ वो हम सब ने देखा और अभी हम आगे बढ़ रहे। ना जिस तरीके से प्रचार उस लोकसभा में कर रहे थे, जिस तरह की मिमिक्री सुप्रिया सुले की कर रहे थे, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आप लोग को लगा होगा कि ठीक है चुनाव है, पॉलिटिक्स है, लेकिन इस तरह से भी उतर जाना तो शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। नहीं देता, पर क्या अभी क्या करे, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, स्टाइल होता है। तो दादा की स्टाइल समझ के आप लोग ने उसको जाने दिया कि शायद दादा का एक तरीका ही है? नहीं, वो हमको अच्छा नहीं लगा, बारामतीकर को भी वो अच्छा नहीं लगा और वो लोकसभा के निकाल में हम सबको वो दिखा। अब जबकि अजित दादा ने जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए, उनके बाद उनका एक वक्तव्य भी आया कि परिवार में पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं थी, मुझसे वो गलती हुई। परिवार और पॉलिटिक्स ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। उनको वो चुनावी नतीजों के बाद उनको वो समझ में आ गया, उन्होंने वो बयान भी उन्होंने दिया। तो उस वक्त आप लोगों को क्या लगा, ठीक है दादा अभी अच्छी बात है, क्या है, वो सब अपना अपना वो सोचते हैं और उनको वो बाद में उसका जानिब हो गया तो वो अच्छा है, उसका स्वागत है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जब नॉमिनेशन डे जिस दिन था, आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया, उस दिन अजित दादा ने जो कुछ कहा कि मेरा घर तोड़ दिया शरद पवार ने, मेरा घर स्प्लिट कर दिया। अभी क्या तो है, जो अनंत राव पवार का जो घर है, क्या वो सचमुच टूट गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हमारे घर में पहले से अलग अलग विचार के लोग थे, आज भी है, पर घर एक रह सकता है, ये हमको जो हमारी परदादी है उन्होंने ये संस्कार हम पे दिए हैं और उन्हीं संस्कार को लेके हम सब आगे जा रहे। तो अभी भी आप लोग मानते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो चुकी है, आइडियोलॉजी अलग हो चुकी है पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन परिवार कहीं भी बिखरा नहीं है? आज भी आप लोग सब साथ आने के लिए तैयार हैं? हम तो आने के लिए तैयार है, पर अभी सबको अपना अपना स्वतंत्र होता है और सब क्या निर्णय लेते हैं वो अभी देखना पड़ेगा। परिवार फिर से एक साथ आ सकेगा? वो जो आपका पाड़वा खासकर आपने दिवाली की, पर आइडियोलॉजिकली मुझे अभी वो लगता नहीं कि हम साथ आ सकते हैं। दूरियां काफी बढ़ गई हैं, दिलों की दूरियां बढ़ गई। हाँ, दूरियां काफी बढ़ गई है, दिलों की ऐसे नहीं, पर आइडियोलॉजिकली हमारा परिवार हमेशा बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के विचार के खिलाफ था और आज भी हम जहाँ कल थे आज भी हम सब वहाँ ही है। हम कहाँ बाहर गए नहीं या हमने बीजेपी के साथ कभी जाने का ये निर्णय लिया नहीं, तो हम जहाँ थे आज भी हम वहाँ ही। खासकर अजित दादा ने एक बात और कही थी 29 तारीख की सभा में कि मेरी माँ ने कहा था, यानी आपकी दादी ने कहा था कि युगेंद्र को खड़ा न किया जाए, दादा के खिलाफ खड़ा न हो। तो ये बात हुई थी, वो जो कह रहे हैं? कभी हुआ नहीं था और जो मेरी दादी है उनको ये सब चीजों में लाना ये सही नहीं है, ये गलत है, ये हमें लगता है।
किस तरह की पॉलिटिक्स आप पसंद करते हैं? शरद पवार की जो अब तक की पार्टी पॉलिटिक्स रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनके नक्शे कदम पे आप आगे चलकर अपना पार्टी पॉलिटिक्स लेके जाएंगे? हमको पवार साहब के ही विचार पटते हैं, अच्छे लगते हैं। उनका राजनीति करने का तरीका हमको अच्छा लगता है। सबको वो साथ लेके आगे जाते हैं और उसी तरीके से हम भी काम कर रहे हैं। अजीत दादा ने काफ़ी बारामती के लोगों का ये कहना है, बारामती में ये है कि अजीत दादा मतलब बारामती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कराई है, स्टैंड बड़ा बना दिया है, काफ़ी आपकी जो नगर पालिका है उसका वास्तु है वो बड़ी है, सड़कें अच्छी कर रखी हुई हैं। दादा काम काफ़ी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच रहते हैं, विकास के काम करते हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है दादा ने जो अब तक ग्रिप बना के रखी है, क्या आप उसे तोड़ पाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल तोड़ पाएंगे और काम तो सभी करते हैं, काम सब करते हैं। सिर्फ एक फर्क है कि सब लोग बोलते नहीं है कि मैं बहुत काम करता हूँ, पर काम सभी करते हैं। जो सुबह सुबह 4 बजे उठ के जो खेतों में जाता है और अपने खेत में काम करता है या करती है, रात को 11-12 बजे तक वो खेतों में काम करते, वो भी बहुत ज्यादा काम करते। और अगर आप काम का बोल रहे हो तो फिर इमारत बनाए, 4-5 बड़े इमारत बनाए गए, अच्छी बात है। अभी आपने बस स्टैंड का उदाहरण दिया, इसलिए उसी पे हम बात करते। बस स्टैंड बहुत बड़ा इधर बना दिया, अपना शासन का निधि, मतलब आपका और मेरा जो सरकार का निधि, जो अपना जी, जो आपका टैक्स का अपना जो फंडिंग होता है, हाँ, टैक्स पेयर का पैसा, वो निधि इधर लाया गया या लाया जाता है, सब जैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाते हैं वैसे। और बस स्टैंड पे वो निधि डाला गया, पैसा डाला गया, बहुत बड़ा बस स्टैंड बनाया। पर अभी जब मैं गांव में घूमता हूँ, ऐसे हमको उधर दिखता है, लोगों की तकरारें आती है कि जो पहले 3-4 साल पहले जो बसेस थे वो सब बस ही बंद हो गए। तो बस स्टैंड इतना बड़ा बनाया, पर अगर 60-70 बसेस अगर आप लोगों ने बंद कर दिए, और अगर लोगों को आने के लिए जाने के लिए, हमारे जो इधर महिला है उनको भी गांव से शहर तक आने के लिए अभी बस सब बंद हो गए, तो हमारा विकास या शाश्वत विकास क्या होता है कि अगर इतना बड़ा बस स्टैंड नहीं बनाते, बस स्टैंड थोड़ा सादा बनता, तभी हम बारामती कर को वो पसंद आता। अच्छा हम बनाते, पर थोड़ा सादा बनता, थोड़ा पैसा कम खर्च होता, तभी वो ठीक रहता। पर जो बसेस बंद हो गए हैं, वो बसेस वापस शुरू करने चाहिए, या जो बस पुराने हो गए हैं वो अगर हम रेनोवेट करके उनका मेंटेनेंस करके अगर वो हम नए बसेस उधर देते, या जो बसेस अभी जो कम पड़ रहे हैं लोगों के लिए वो अगर हम बढ़ाते, फिर हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए ज्यादा अच्छा तरीके से एक सोए हो जाती। और ये वो फर्क है। अगर हम बनाते तो बस स्टैंड पे थोड़ा शायद कम खर्चा करके अच्छा ही बनाते, पर जो लोगों का हित का जो काम है, जो जरूरत है खासकर, उतना बनता जी, जो जरूरत है और जो लोगों के लिए जो हित का है, अभी लोगों का मांगनी क्या है, जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया, ऐसा आपका कहना है? उनका जरूरत क्या है कि बसेस चाहिए। अभी बस स्टैंड इतना बड़ा बना के अगर वहां बसेस ही नहीं होंगे तो फिर बस स्टैंड का क्या फायदा? ये एक सिंपल सवाल विजन है। की बात आप कह रहे हैं एक तरह से। मतलब बसेस वो ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चल रहे हैं, खासकर बारामती के विकास को लेकर? देखो, अभी पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। अनेक गांवों में आज पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो पानी पे काम करना चाहिए। हम 8-10 सालों से शरयू फाउंडेशन, हमारा जो फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम पानी पे बहुत काम करते आए हैं। महंगाई बहुत बड़ी है, किसानों को उनके क्रॉप के लिए भाव नहीं मिलता, और बेरोजगारी तो बहुत ही बढ़ गई है। नई इंडस्ट्री बारामती में लानी चाहिए, वो इंडस्ट्री हम लाने का प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं। क्राइम, गुनेगारी बहुत बढ़ गई है, वो गुनेगारी कम करनी चाहिए। और
सिर्फ ठराविक इधर हम बारामती में सब इधर के लोग या जो युवक है उनको मलिदा गैंग करके बोलते हैं, सब जो काम है कट कमीशन एक तरह से, वो सब जो काम है वो इनको ही मिलता जाता है, इनको ही दिया जाता है। तो ये कल्चर हमको मतलब लोगों को छुटका करवाना है इस कल्चर से, और जो लोगों के फायदे का जो काम है वो सब काम हमको वापस अभी इधर करना है। इसके अलावा जिस तरीके से अजीत दादा ने लाडली बहना योजना लाई, खासकर सरकार की आज योजना है, लेकिन अजीत दादा ने उसको ओन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की। उनके एडवर्टीजमेंट को लेकर भी खुद सरकार में बैठे हुए लोगों ने ही सवाल उठाए। लगता है आपके बारामती को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त, तो वहाँ पे भी लाडली बहना योजना लोगों तक पहुंची और लोगों को मिला है, उसका कुछ भी असर वहाँ पे भी दिखेगा आपको इस चुनाव में? नहीं मिला होगा, मतलब मैंने खुद मेरे कुछ बहनों का फॉर्म भरा है क्योंकि उनको उसका फायदा मिले, क्योंकि ये पैसा अपना सरकार का पैसा है, आपका हमारा पैसा है, ये क्या किसी का पर्सनल पैसा वो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने भी, हमारे बहुत सारे बहनें हैं, उनको सबको बोला था कि आपने भी इसका लाभ लेना चाहिए क्योंकि अपना ही पैसा है। पर इसके वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई, अपना जो तेल का डब्बा है वो 500-600 रुपए से बढ़ गया है, अपना खोबरा बढ़ गया है, दाढ़ी का रेट बढ़ गया है, तूर दाल का रेट बढ़ गया है। जो 100 रुपए का जो स्टैम्प पेपर था वो अभी 500 रुपए पे गया है, ये 2 महीने पे, और अभी योजना बंद हो गई। पर ये जो महंगाई बढ़ा दी है वो अभी कुछ कम नहीं हुई। और हमारे बहनें भी बहुत होशियार है, और अभी दिवाली है तो इसलिए उनको वो सब पता चला है कि जब वो किराना दुकान में जाते हैं दिवाली का सब सामान खरीदने के लिए, पिछले साल उन्होंने जितना खर्चा किया उससे काफी ज्यादा उनको इस साल करना पड़ा, इसलिए ज्यादा ये योजना का क्या बोलते हैं फटका अगर आप बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो लगेगा बारामती में, क्योंकि यहाँ के जो हम सबके बहन है वो काफी इंटेलिजेंट है, सुशिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, उनको सब दिखता है, पता चलता है। आप अपनी जीत को कितना पक्का मानते हैं? क्योंकि अजीत दादा तो हमेशा एक ऐसे मार्जिन से जीतते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में एक में होते हैं जो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का मार्जिन होता है उनकी जीत का। नहीं, वो क्यों होता है? क्योंकि पवार साहब उनके पीछे थे, और आज बारामती की जनता ये पवार साहब के पीछे है, और पवार साहब हमारे पीछे है। तो इसलिए हमको विश्वास है कि बारामती की जनता पवार साहब को भूलेगी नहीं। तो विधानसभा में ये होकर रहेगा, अजीत दादा हारेंगे और जीत आपकी सुनिश्चित मानते हैं आप? ऐसे हमको तो लगता है, हम घूमते हैं और सबसे हम जब बात करते हैं, लोगों को एक बदलाव चाहिए, और पवार साहब को छोड़ना ये लोगों को बिल्कुल ही मान्य नहीं होता। घूमते वक्त तब काफी लोगों से बातचीत करते वक्त एक चीज सामने आई कि जो शहरी इलाका है बारामती का वो अजीत दादा के साथ रहता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वो पवार साहब के साथ ज्यादा रहता है। तो जो शहरी इलाका 30% अगर गिन ले तो 70% जो ग्रामीण इलाका है, इस तरह से वोट बैंक का रेशो कहीं ना कहीं है। तो लगता है इसकी वजह से फर्क पड़ता है? नहीं, वैसे नहीं है। अभी आप लोकसभा का अगर निकाल देखोगे तो ग्रामीण में भी काफी ज्यादा लीड है, और बारामती शहर में भी सुप्रिया ताई को बहुत बड़ा लीड है। दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, शहर के प्रॉब्लम अलग होते हैं, ग्रामीण के प्रॉब्लम अलग होते हैं, बस उतना ही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए युगेंद्र जी, और चुनावी मैदान में आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।